ए समुच्चय पर परिभाषित है तो स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो मन है वो होता रहे। ये तो अंतराल वाला रूप हो गया जिसमें हम लोग पूरा फैला के लिखते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सम्मित क्या कहता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, अर्थात यदि ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी संबंध का हिस्सा होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी संबंध में है तो बी कॉमा ए को भी संबंध में होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सम्मित है, ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सम्मित नको। संक्रामक वैसे ही है कि अगर ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है एवं बी कॉमा सी संबंध का हिस्सा है तो ए कॉमा सी भी संबंध का हिस्सा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है, ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी की थी हमने। पहले ये बताओ, ये तीनों चीज समझ में आ गई क्या? बोलो यस ओके 100% क्लियर। आग लगा के दिल बना दूं? यस ओके 100% क्लियर। आग लगाओ, दिल बनाओ फटाफट से। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कुछ और भी करते हैं, है ना। इसके आधार पे कि ये है तो इसका होना जरूरी है, ये नहीं है तो इसका होना भी जरूरी नहीं है, ये है एवं ये है तो इसका होना जरूरी है, ये है लेकिन ये नहीं है तो इसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यस वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो 97% लोगों को ये बात पता है। ठीक है, अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने करी थी वो ये थी कि सही साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए व्यापक रूप होना चाहिए या व्यापक रूप में सिद्ध करना होगा। व्यापक रूप क्या है? ये जो ऊपर लिखे हैं ये व्यापक रूप है। जब हम लोग ए बी बी ए ये जो बातें करते हैं ना, ए बी बी ए बी बी सी ए सी, ये व्यापक रूप होता है। तो जब भी तुम्हें, ध्यान से सुनना समझदार लोग, जब भी तुम्हें सही सिद्ध करना है तो ये ए बी बी ए या ए बी बी सी ए सी या ए कॉमा ए ये मान के सही सिद्ध करना होगा। लेकिन गलत साबित करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण काफी है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। हम लोग व्यापक रूप में सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो हम गलत उदाहरण ढूंढने निकल जाएंगे। ये बात याद रखना, कान खोलकर सुन लो, लिख लो ऊपर कि अगर सही साबित करना है तो व्यापक रूप में जांच करनी होगी, और अगर वो सही आने वाला है तो व्यापक रूप से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर व्यापक रूप से सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो तुरंत से कोई गलत एग्जांपल ढूंढने निकल जाओ, या फिर अगर देखते ही कुछ गलत एग्जांपल दिख गया हो तो फिर व्यापक रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हेल्प करेगा हमारी, कि हमें देखते ही समझ में आ जा रहा है कि अरे ये तो सिद्ध नहीं कर रहा है, तो वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही सवाल आया हर जगह व्यापक रूप लेके आगे बढ़ गए। हर जगह व्यापक रूप लेके आगे बढ़ना हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर कुछ गलत दिख गया तो तुरंत से गलत कर दो उसको। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इस सवाल पर। यहाँ पर दो रिलेशन है ना। आंसर तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है। कितने लोगों ने ये सवाल कर लिया है भाई? कितने लोगों ने? दो इसमें फलन है, दो संबंध है, क्या ये सवाल कर लिया तुम लोगों ने? बताओ। यस यस यस, कर लिया क्या? कितने लोगों ने ऐसा सवाल कर लिया है? 59%, 60% ने कर लिया, 40% ने नहीं किया, है ना। तो अच्छी बात है, 60% लोग तो कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो अभी साथ के साथ करो, है ना। तो आंसर तो अब सबको पता चल ही चुका है। ये एक सवाल में दो सवाल है, और जेईई मेंस वाले अक्सर ऐसा करेंगे कि एक सवाल में दो सवाल डाल देंगे, लंबा करने के लिए, अननेसेसरी परेशान करना है हम लोगों को, है ना। तो एक एक करके दोनों रिलेशन समझते हैं हम लोग। भैया जिन लोगों का इधर उधर हो चुकी है चीजें थोड़ी सी, इस सवाल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर ले। इस सवाल को मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं। रिलेशन नंबर 1 क्या कहता है कि इसके अवयव क्रमित युग्म है। सब जानते हैं क्रमित युग्म होते हैं, लेकिन ये क्रमित युग्म कहां से आ रहे हैं? एन क्रॉस एन। इसका मीनिंग मैंने तुम्हें समझाई दिया। इसका मीनिंग है कि ए जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रहा है, और रिलेशन ए से ए में परिभाषित किया गया है। किससे किसमें परिभाषित किया गया है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित किया गया है। तो आर किसका उपसमुच्चय होगा? नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का होगा। ऐसी भाषाओं को देखकर हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्या मान लेना है कि अर्थात प्रथम अवयव भी एक प्राकृत संख्या है, द्वितीय अवयव भी एक प्राकृत संख्या है, ए कॉमा बी नेचुरल नंबर। अब काम की बात आती है कि ये ए और बी आएंगे कहां से? तो जो ए और बी मतलब जो प्राकृत संख्याओं का युग्म इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है वही इस संबंध का हिस्सा होगा। अर्थात
सबसे पहले अगर हम लोग स्वतुल्य देखना चाहें तो स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि ए से रिलेटेड है या नहीं है। ए से रिलेटेड कब होगा? ए बी से रिलेटेड कब होगा? जब ए माइनस बी का मापांक 13 से छोटा हो। ए से रिलेटेड कब होगा? जब ए माइनस ए का मापांक 13 से छोटा हो। ए माइनस ए का मापांक कितना हो गया? 0 हो गया। क्या 0 13 से छोटा है? हाँ छोटा है, अर्थात ए से संबंधित है, तो यह स्वतुल्य है। कैसा हो जाएगा? यह स्वतुल्य हो जाएगा, है ना। पहली बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, स्वतुल्य में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सम्मित में भी एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सम्मित भी आसान है। सम्मित क्या कहता है? ये सम्मित क्या कहता है? ये सम्मित ये कहता है कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ए कॉमा बी इसका हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी इसका हिस्सा होना चाहिए। अर्थात समझे मेरे भाई, अगर ए कॉमा बी इसका हिस्सा है, अगर ए कॉमा बी इसका हिस्सा है, मतलब ए कॉमा बी ने इस शर्त का पालन किया होगा, ए माइनस बी लेस देन 13 का पालन किया होगा। हमने माना ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है। अगर माना तुमने ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है, मतलब ए कॉमा बी ने इस शर्त का पालन किया होगा। अब हमको ये देखना है कि अगर ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है, ये शर्त हमको मिल गई है, तो इस शर्त से बी कॉमा ए संबंध का हिस्सा, उसके लिए क्या शर्त होगी? पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव होता है, पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव होता है। यहां पहला अवयव क्या है? बी, माइनस दूसरा अवयव क्या है? ए। अगर तुम इस चीज से ये सिद्ध कर दो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर तुमने ये सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है तो बी कॉमा ए बी संबंध का हिस्सा, ये सिद्ध कर दिया। अब इससे ये सिद्ध कर सकते हो क्या? बोलो, कर सकते हो क्या? तो याद करो वो दिन, जिनको नहीं याद है मैं बता देता हूं इधर ऊपर कोने में साइड में, कि 3 का मापांक और -3 का मापांक तो एक ही होता है ना। 4 का मापांक और -4 का मापांक तो एक ही होता है। अंदर माइनस लगाने से कछु फर्क नहीं पड़ता है। मापांक एक धनात्मक संख्या होती है। 3 का मापांक -3 का मापांक एक ही बात है। x का मापांक -x का मापांक एक ही बात है। तो a माइनस बी का मापांक और माइनस ऑफ a माइनस बी का मापांक, ये भी एक ही बात होगी। मापांक लगाने से अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अर्थात अगर a माइनस बी है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? माइनस ऑफ b माइनस ए लेस देन 13, ये है। देखो इसमें इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सेम चीजें हैं। और ये जो चीज है, अगर इसका मापांक 13 से छोटा है तो फिर तो इसका मापांक भी 13 से छोटा होगा। अर्थात हमने माना था कि ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है, तो उसके लिए यह शर्त होगी। इस शर्त को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा तो ये हो गया, इससे ये मिल गया, और इससे हमको क्या मिल गया कि ये भी संबंध का हिस्सा है, अर्थात यह भी सम्मित है। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई? सच सच बताना भैया, बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें हो रही हैं यहाँ पर। जिम्मेदारी जैन जी, अरे छोड़ दो उस जी को, आएगा आएगा आने वाला आए, हो गया था, बहुत बढ़िया हो गया था, तो भी सीख लो। अब जिनसे नहीं हुआ था वो देख लो। अब स्वतुल्य और सम्मित तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। स्वतुल्य और सम्मित तो सभी लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। स्वतुल्य और सम्मित सभी लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। डन। अब संक्रामक पे आते हैं भैया। ये घर पे करने के लिए इसीलिए देता हूं मैं, ताकि तुम इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे, लेकिन करके ही नहीं आते बच्चे। संक्रामक कैसे होता है? संक्रामक, इसमें हम लोग मानते हैं कि ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है एवं बी कॉमा सी संबंध का हिस्सा है, तो ए कॉमा सी भी संबंध का हिस्सा होगा। पहली दो चीज हम लोग मानते हैं और फिर तीसरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब ए कॉमा बी अगर इस संबंध का हिस्सा है तो ए माइनस बी का मान 13 से छोटा होगा। बी माइनस सी संबंध का हिस्सा है तो इसका मान भी 13 से छोटा होगा। लेकिन क्या इन दोनों से हम लोग इस चीज पे पहुंच सकते हैं क्या? ये संबंध का हिस्सा कब होगा? जब ए माइनस सी 13 से छोटा होगा। ऐसे तक पहुंच सकते हो क्या तुम? कुछ कह सकते हैं क्या इसके बारे में? अगर सीधा सीधा नहीं सिद्ध कर पाओ, सीधा सीधा नहीं सिद्ध कर पाओ, तो गलत उदाहरण की खोज में निकल जाओ। गलत उदाहरण की खोज में निकल जाओ। सिंपल सी बात बताता हूं, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। हालांकि इसको मैं सीधे सीधे भी सिद्ध कर सकता हूं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन गलत उदाहरण ज्यादा आसानी से हम लोग देख सकते हैं। गलत उदाहरण यहाँ पे ज्यादा आसानी से हम लोग देख सकते हैं। कैसे देखें गलत उदाहरण? देखो, ए को ले लेता हूं मैं -12 और बी को ले लेता हूं 0, है ना, और सी को ले लेता हूं 12। तो देखो ए कॉमा बी ये कब होगा? जब ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 13 हो। -12,0, ये इस बात को संतुष्ट कर रहा है क्या? 12 हो जाएगा ये? यस, ये संतुष्ट कर रहा है। एवं बी कॉमा सी क्या होगा? 0,12, 0 - 12 इज ऑल्सो लेस देन 13, 12 लेस देन 13, ये भी सत्य हो रखा है। अर्थात -12,0 इस संबंध का हिस्सा है एवं 0,12 भी इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन -12,12 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि -12,12 में क्या आएगा? ये, और ये तो कितना हो गया? -24 हो गया। -24 लेस देन 13, यानी कि 24 लेस देन 13, ये तो गलत बात है। तो एक गलत उदाहरण मिल गया, मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो ये जो पहला संबंध था इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तो तुल्यता नहीं है। R1 नहीं है, R1 नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ना तो ये है ना ही यही है। दोनों तुल्यता वाला गलत हो गया, R1 तुल्यता वाला गलत हो गया। मतलब बी और डी में से एक ऑप्शन सही रहने वाला है। अब क्या हम लोग बी वाला, ये जो दूसरा वाला है, ये इसी प्रकार से खुद से कर सकते हैं क्या? कितने लोग संबंध 2 को खुद से कर लेंगे? सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम है। बस उसमें क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का मापांक 13 नहीं होना चाहिए, तो ए से संबंधित होगा ही। ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 13 नहीं है। अगर ए माइनस बी का मापांक 13 नहीं आ रहा है तो उसका नेगेटिव बी माइनस ए का मापांक भी 13 नहीं आएगा, सम्मित भी हो रहा है। संक्रामक जो है उसी प्रकार से गलत साबित किया जा सकता है। आई होप आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई करोगे ना, थोड़ा सा इस पर समय दोगे तो इस चीज को कर लोगे। क्या बोलती जनता? क्या बोलती जनता? 86% बोल रहे कर लेंगे, 13% करने को ही राजी नहीं है। कम से कम यहाँ पे तो हम लोग को देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। 60% तो करके आए थे, 40% ने नहीं किया था। अब 40 में से भी 26% बोल रहे हैं कि हाँ सर हम लोग कर लेंगे। अभी 13% कौन है ऐसे लोग जो करने तक को राजी नहीं? अगर देखो तुम ही करना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे करने से तो क्या होगा? मैं तो कर ही दूंगा उस चीज को, तो भैया तुम्हारी बात नहीं रखी जाएगी, है ना। यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है तुमको, सुधारो खुद को। -12 नहीं होगा,
डी इज करेक्ट। मतलब और तुम ले सकते हो, जैसे एक बालक ने बताया कि 25 12 और 12 1 ले लो सर, या 25 13 13 1 ले लो, और 25 1 नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण संभव है। अच्छा नेचुरल नंबर में लेना था क्या? ओ माय गॉड, ठीक है माइनस मत लो, हटा दो माइनस, मैं भूल गई, ये हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरे ला के रख देता हूं मैं तुम्हारे सामने। अभी जो एक बालक ने सजेस्ट किया वो ले लेते हैं अपन। सही बात है, नेचुरल नंबर रखना है तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ले लो ना अपना 25 15, 25 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 10, है ना, और 15 और 5, 15 में से 5 जाएगा तो फिर से 10, और 25 5 तो नहीं है, बस 25 माइनस 5, ये 13 से छोटा नहीं है, यह है 20, ये गलत बात है। अरे घबराना नहीं है भैया, भावनाओं को समझा करो तुम, ऐसे हो जाते हो ओ ये क्या हुई, तालाब में पानी आ गई, रोंगम 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 हो गया, जीरो नहीं होगा, कर तो दिया सही, ऐसे हो सकती है चीजें, पी वाई क्यू तो सॉल्व हो रहा है, बस उसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातें डिस्टर्ब कर रही है। सर प्लीज हेल्प मी, मेरा बेसिक वीक है। बेटा इसका क्या करें, मतलब मैं कैसे हेल्प करूँ, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, मैंने बोला वे भी कर पढ़ो, तो बस वे भी कर पढ़ो ना। अगर तुम बात मानोगे तो कर पाओगे, पूरा 11th पढ़ने जाओगे तो 12th भी बिगाड़ जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पी वाई क्यू नहीं हो रहा है, वेरी गुड। गलत साबित के लिए एग्जांपल कैसे लें, सोचना पड़ेगा, इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। अब आज की बात बता देते हैं उन लोगों के लिए जिनको ये बात पता है, जिनको ये बात पता है कि अगर किसी संख्या का मापांक ऐसा है तो यह संख्या कहां से कहां तक हो सकती है, -13 से 13 तक हो सकती है। इस चीज का यहां पे यूज कैसे करूं मैं, कि यदि a माइनस बी का मापांक 13 से छोटा है एवं b माइनस सी का मापांक 13 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि a माइनस बी जो है वो -13 से 13 के बीच में होगा, एवं b माइनस सी जो है वो भी -13 से 13 के बीच में होगा। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, है ना, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो -13 -26, 26, तो a माइनस सी जो है वो -26 से 26 के बीच में हो सकता है, तो इसका मापांक 26 से छोटा होगा, 13 से छोटा नहीं होगा। तो ये व्यापक रूप में हम लोग कर सकते थे, लेकिन फिर से बोल रहा हूं इसको नहीं करना है, ये केवल मैंने ऐसे ही अपनी आत्मा की शांति के लिए बता दिया है, लेकिन ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। या तो ऐसा कर लो और ऐसा करके जब नहीं मिले तो फिर ये ढूंढने निकल जाओ, जिससे अच्छा ना पहले यही ढूंढने निकल जाए हम लोग। ये एक एग्जाम्पल मिल गया जो इसको गलत साबित करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब तुम लोगों ने कुछ किया तो है ही नहीं, ये तो छोटा सवाल है, फटाफट बताएंगे। कितने लोगों ने कर लिया ये सवाल, क्या आंसर आया इसका? ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब R1 और R2 दो संबंध है, पहला संबंध यहाँ पे खत्म हो गया, पहला पार्ट है ना, A R1 अगर a गुणा बी ग्रेटर देन 0 हो, और R2 वाला है a b से बड़ा हो, a b धनात्मक है, b c भी धनात्मक है, दो धनात्मक राशियां, a गुणा b धनात्मक है, 0 या 0 से बड़ा है, दूसरा भी 0 या 0 से बड़ा है। ओह इधर कमेंट्स ऑन ही है क्या अभी तक? बताओ भैया आंसर, पता चलेगा अभी कितने लोगों ने किया है, क्योंकि जिन्होंने किया होगा बस उन्हीं का आया होगा सही आंसर। बेटा ऐसे करोगे, देखो ये कहाँ की बातें हो रही है, अरे करना भूल गए तो अभी कर लो ना दादाजी। ना तो R1 नहीं R2 एक तुल्यता संबंध है, ऐसा आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम लोग, शायद कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। चलो क्या आंसर आ रहा है, डी, 40% डी। अब देखो फटाफट फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूं तुमको। अब देखो अगर मैं ये सिखा रहा हूं कि फटाफट फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी कि फटाफट फटाफट सुनना भी है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिटेल वाली चीजें यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हवा में चीजें करना चालू करो, है ना, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा। सोचो इतना बड़ा सवाल अपन को जेईई मेंस में 2.5 मिनट में करना है, कितनी देर में करना है, 2.5 मिनट में करना है। R1 की बातें करें, स्वतुल्य में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए है या नहीं, यानी बी की जगह भी ए लिख दो तो क्या जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग तो सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है, तो ये बात तो सत्य हो गई। ठीक है, दूसरा सममित में क्या होता है, अपन ये मान लेते हैं, ये मान लिया मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो गुणा में तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो बी ग्रेटर देन 0 होगा, और बी ग्रेटर देन 0 होगा तो बी रिलेटेड टू ए भी होगा, मतलब ये सममित भी है। संक्रामक पर आते हैं, ए बी ग्रेटर देन 0 है एवं दूसरा क्या मान लेते हैं अपन, बी सी ग्रेटर देन 0, तो क्या ये दोनों इस बात को इंप्लाई करते हैं क्या, इस बात को सिद्ध करते हैं क्या कि ये भी होगा? अब देखो डायरेक्ट तो हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि बी हटाएं कैसे, दोनों को गुणा करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, भाग दोगे तो ए बटा बी आ जाएगा, ए बटा सी आ जाएगा, तो हम लोग गलत उदाहरण ढूंढने निकल जाते हैं, है ना। किस पर है ये, आर पर, आर यानी कि वास्तविक संख्याओं पर, मतलब इस बार कुछ भी ले सकते हैं अपन, पिछली बार तो वो क्या था, नेचुरल नंबर थे, इस बार कुछ भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि 3,0 ये संबंध का हिस्सा है, देख लो 3 गुणा 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सत्य बात है भैया, इस पर कोई परेशान नहीं करेगा। अगर नहीं मानना है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा ही सही, क्योंकि यही सत्य है, यही गणित है। ठीक है, गणित जो है वो तुम्हारी भावनाओं से नहीं चलती है, जो सत्य है उससे चलती है। 0, -2, 3 0 0 -2 ये भी सत्य है, लेकिन एवं ये भी संबंध का हिस्सा है, लेकिन 3, -2 ये संबंध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 3 गुणा 2 करोगे तो -6 आ जाएगा, और -6 0 से बड़ा नहीं है, तो संक्रामक ये नहीं हो रहा। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या, पहला हिस्सा कितने लोगों को क्लियर है, R1 क्लियर है क्या? इसी प्रकार से फटाफट से R2 कर दें क्या? दूसरा R2 ए से रिलेटेड हुआ या नहीं होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये सत्य बात है, सतुल्य है। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या बी भी ए से बड़ा होगा? ये गलत बात हो गई, क्यों? क्योंकि देखो 3, एक तो इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 1, 3 इस संबंध का हिस्सा नहीं है, 1, 3 इस संबंध का हिस्सा नहीं है, ये इस संबंध का हिस्सा नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा, संक्रामक होगा क्या? ए बी संबंध का हिस्सा है एवं बी सी संबंध का हिस्सा है, अर्थात ए ग्रेटर देन बी है
और बी ग्रेटर देन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए तो सी से बड़ा होगा ही। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहो तो दोनों को ऐसे गुणा कर दो तो बी से बी कट जाएगा, ए बी से बड़ा है बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। बोलो 92%। तो ये तो हल्का फुल्का सवाल हो गया। आपको कैसे पता चला सी का मान? गुरु जी खोल, ये सोच रहे हूँ बेटा, मैं खुद से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या मान रखूं मैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ इसका जो पहला होता है और इसका जो दूसरा होता है उसमें संबंध देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो फिर छोड़ दिया करते हैं। ठीक है अच्छे दादा। तो ये था दूसरा सवाल। भैया देख लो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस 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 चलेगी। अगर तुम घर पे होमवर्क करके नहीं आते हो तो फिर इन सब चीज का कोई फायदा ही नहीं रह जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में तो सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सवाल में आंसर नहीं था, बताओ कितने लोगों ने ये सवाल कर लिया है, फटाफट बताओ। सर मैंने बेबीकर मेथड पढ़ ली, वेरी गुड सर। डी आंसर नहीं होगा ना, मतलब दोनों ही तुल्यता नहीं है ना, ये तुल्यता है ना वो तुल्यता है ना, तो डी आंसर ही तो होगा। ये संक्रामक नहीं है और ये सम्मित नहीं है, एक संक्रामक नहीं है एक सम्मित नहीं है। ठीक है अच्छा दादा की बोल ची। मेरा लाइव क्लास नहीं चल रहा था, अब जाके चला दिया है, वेरी गुड। फंक्शन कब से स्टार्ट होगा? कल से। सर आपने मेरे भैया को आईटी पहुंचाया, वेरी गुड बेटा, तुम भी पहुंच जाओगे, ऐसे ही मेहनत करो तुम्हारे भैया की तरह। सर मैंने आपकी फोटो बनाई है 2026 के जेई एडवांस सेलिब्रेशन में लेकर आएंगे, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। जेई एडवांस क्वेश्चन भी प्लीज, मास्टर चल मास्टर क्लियर है। कैसे कर रहे हैं आप? मुझे नहीं आ रहा है, मान भी रखने नहीं आ रहा बेटा। पूरा 4 क्लास हो चुकी है, ये 5वीं क्लास है। पहले हमें 4 क्लासेस पूरी पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा है जिसने पिछली 4 क्लासेस पूरा नहीं पढ़ी है, उनका एक एक सवाल नहीं किया है, तो आज की क्लास में उनको दिक्कतें होंगी, क्योंकि अब तो हम लोग अंत कर रहे हैं ना, अंत तो भैया सबसे बड़ा होता है, भारी होता है ना, तो यहाँ पर तो दिमाग लगाना पड़ेगा 0%। चलो कोई बात नहीं, इस पोल को अपन खत्म करते हैं। देखो चलो पूछना है मुझे एक्चुअली कितने लोगों ने कर लिया, क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल है। जानना चाहता हूं मैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट बोल रहा हूं मैं, सॉल्व भी नहीं बोल रहा, अटेम्प्ट किया क्या तुमने? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? आंसर नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, पूछ रहा हूं अटेम्प्ट किया कि नहीं, अटेम्प्ट किया कि नहीं। रिलेशन इज डिफाइंड सच दैट 2a plus 3b इज मल्टीपल ऑफ 5। बताओ 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 5 के गुणज का क्या अर्थ होता है? 5 के गुणज का क्या अर्थ होता है? 61% ने इसको करने की कोशिश की। अब ध्यान से सुनना भैया, है ना, ध्यान से सुनना। आज हम लोग मैक्सिमम टाइम सवाल ही करने वाले हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी के सवाल करेंगे हम लोग। पहला देखते हैं अपन स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या चीज देखते हैं अपन कि a कॉमा ए इस संबंध का हिस्सा है या नहीं। a कॉमा ए यानी कि 2a और b की जगह भी लिख दें a, तो बताओ ये 5 का गुणज है या नहीं। 5 के गुणज का क्या अर्थ है? पहले थोड़ा सा ऊपर आता हूं मैं और इस परिभाषा को तुम्हें लिखने की एक तरीका सिखाता हूं। इसका अर्थ है कि a कॉमा बी इसके अवयव हैं। ए और बी दोनों कहां से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। और 2a प्लस 3b ये क्या होना चाहिए? ये 5 का गुणज होना चाहिए, 5k टाइप का होना चाहिए। 0 5 10 15 20 जीरो तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 इस टाइप की चीज होनी चाहिए। सवाल समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ए से संबंधित है कि नहीं है, तो 2a प्लस 3 ए की बी की जगह भी ये लिख दिया, तो क्या ये 5 का गुणज है? क्या ये 5 का गुणज है? तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ। तो ये स्वतुल्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या 2a प्लस 3a कितना आया? 5 है। क्या 5a 5 का गुणज है? क्या 5a 5 का गुणज है? तो देख के ही दिख रहा है 5, 5a 5 गुणा a 5 का गुणज होगा ही, है ना। तो स्वतुल्य में तो किसी को कछु दिक्कत ना होना चाहिए। तो अब आ जाए सम्मित पर भाई। सम्मित क्या होता है? सम्मित होता है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा हमने मान लिया तो हमें सिद्ध करना है कि b कॉमा a भी r का हिस्सा होगा। मतलब ये अपन ने माना, ये माना तो क्या मान लिया अपन ने? हमने ये मान लिया कि 2a प्लस 3b जो है ये 5 का गुणज है, ये हमने मान लिया, माना 2a प्लस 3b। अब इससे अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि 2b प्लस 3a ये भी 5 का गुणज है, कुछ 5 गुना लैम्डा आ सकता है, 5 का गुणज होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 5k 5 लैम्डा 5p और जो मन चाहे वो लिख सकते हो, 5 अल्फा 5 बीटा। अब इससे इस पर पहुंच सकते हो क्या? इससे इस पर पहुंच सकते हो क्या? अगर ऐसा है तो क्या ये बात भी सत्य होगी? क्या ये हम लोगों को सिद्ध करना है ना? अगर ये हो गया तो फिर हम लोग ये बोल देंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2a प्लस 3b को अलग से कंसीडर करता हूँ। किसको अलग से कंसीडर करता हूँ? इसके लिए अपन को क्या चाहिए? 2b प्लस 3a चाहिए। 2b प्लस 3a 5 का गुणज है या नहीं? ध्यान से सुनना, हमें क्या बात पता है? ये बात पता है, बोलो हाँ या ना, है ना। यहां से 3b का मान कितना हो सकता है? 5k माइनस 2a, अर्थात b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5k माइनस 2a बटे 3। हमको क्या सिद्ध करना है कि ये भी 5 का गुणज आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इधर जो LHS है उसको अलग से लेता हूं, 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 1। इसमें b का मान लाके यहां रख देता हूं, तो b का मान लाके मैंने यहां रखा, तो 2 गुणा b का मान कितना हो गया? 5k माइनस 2a बटे 3 प्लस 3a, तो ऐसा का ऐसा ही है, तो ये कितना हो गया? लघुत्तम ले ले तो 2 गुणा 5k माइनस 2a बटे 3 और इधर 3 3 9a हो जाएगा बटे 3, तो ये कितना हो गया? 5 दूना 10k माइनस 2 दूनी 4a प्लस 9a डिवाइडेड बाई 3। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया? 10k प्लस 5a बटा 3, 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a, 2 गुणा b का मान कितना था? 5k माइनस 2a, 5k माइनस 2a बाई 3, इसको यहाँ पे लिख दिया लाके अपन ने, 2 गुणा 5k प्लस 3a, 3 इधर चला गया 5k प्लस 3a, तो 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3 है, ये 5 लैम्डा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट पहले यहीं पे रुकते हैं, मुझे बताओ कि स्वतुल्य वाला समझ में आ गया तुमको? कितने लोगों को स्वतुल्य वाला समझ में आ गया? फर्स्ट वाला समझ में आ गया क्या? पहले ही बताओ, फर्स्ट वाला समझ में आ गया क्या? फर्स्ट वाला समझ में आ गया क्या?
2b प्लस 3a, ए की वैल्यू रखते हैं, अगर ए की वैल्यू रख दे, इस साइड से तो नहीं हो पाएगा, तो ए की वैल्यू रख दूँ अगर मैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली, वो 5k माइनस 3b/2, पहला वाला तो क्लियर है। ए का मान कितना रख दिया मैंने, 5k माइनस 3b/2, कितना हो जाएगा 4b प्लस तीनों पंजों 15k माइनस 9b डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 3b 5 का गुणज है, 2a प्लस 3b इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन, 5k माइनस 3b, 5k माइनस 3b, 5k माइनस 3b, 2a प्लस 3b 5 का गुणज है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, a इज इक्वल टू लिख देंगे अपन 5k माइनस 3b, ठीक है, ये हो गया अपना 15k माइनस 5b/2, 5 ऊपर से कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3k माइनस 5 ऊपर से कॉमन ले लें तो 3k माइनस b/2, तो ये हो गया 5/2 गुणा 3k माइनस b, है ना, 3k माइनस b, और b का मान 3k माइनस b का मान यहीं से उठा लूँ मैं अगर, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5k है, इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 5k, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k माइनस 2a माइनस 2b, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो 3k तो था ही यहाँ पे, माइनस b की जगह क्या लिखते हैं 5k माइनस 2a माइनस 2b, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 3k में से 5k गया तो माइनस 2k प्लस 2a प्लस 2b, इस 2 से भाग चला जाएगा अंदर, तो ये कितना हो गया 5 गुणा माइनस k प्लस a प्लस b, तो ये हो गया सिद्ध, थोड़ी सी मेहनत लग गई लेकिन हो गया सिद्ध। इसको, इस चीज़ को अगर मैं लैम्डा मान लूँ तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, यानी कि ये चीज़ हमने मानी थी, ध्यान से सुनना भैया, समझदार जनता, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, है ना, पहुंच चुके हैं हम लोग आंसर तक। सममित के लिए क्या होता है, शुरू से सुन लेना आप सारी चीज़ें, अगर कहीं पे खो गए थे तो वापस लौट आओ। माना ये इसका हिस्सा है तो हमें यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करनी है, अगर ये इसका हिस्सा है, अर्थात ये इसका हिस्सा कब होता है, जब 2a प्लस 3b 5 का गुणज होता है, 5 का गुणज मतलब 5 के रूप का होता है, तो मैंने बोल दिया कि 2a प्लस 3b 5 का गुणज है। अब यहाँ से मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, यहाँ क्यों पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि b, a इस संबंध का हिस्सा अगर मुझे जांचना है या सिद्ध करना है, तो देखो पहले अवयव में 2 का गुणा करना है, दूसरे अवयव में 3 का गुणा करना है, ये 5 का गुणा जाना चाहिए, 2 का गुणा 3 का गुणा 5 का गुणा जाना चाहिए। अब इसको देखने के लिए कि 5 का गुणा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने इसको अलग से लिया, किसको लिया, 2b प्लस 3a को अलग से लिया। अब इसमें क्या किया, a का मान निकाल के मैंने यहाँ लिखा, अब देखो ये a का मान नहीं निकालता ना मैं, इसकी जगह सिंपल 2a का मान निकाल लेता और एक को छोड़ देता तो हो जाता। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। मैंने क्या किया, a का मान यहाँ से निकाला, a का मान क्या होगा 5k माइनस 3b/2, 5k माइनस 3b/2, और इस a के मान को यहाँ रख दिया इस जगह पर, और इसको पूरा सरल किया तो मैं यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद भी कुछ सिद्ध हो नहीं पा रहा था, है ना, 5 का गुणज आ नहीं पा रहा था, 5 का गुणज आ नहीं पा रहा था, तो फिर से मैं इसी समीकरण के पास गया और इसमें से 3b के 2 टुकड़े किए, 2b प्लस b, एक b को इधर रखा, बाकी सबको इधर भेजा, 5k माइनस 2a माइनस 2b, और यहाँ लाके रख दिया b का मान, और फिर इसको हल किया तो अब ये 5 का गुणज आ गया, और 5 का गुणज आ गया मतलब क्या, 5 का गुणज आ गया, 2b प्लस 3a 5 का गुणज आ गया। अगर 2b प्लस 3a 5 का गुणज आ गया, इसका मतलब b, इस संबंध का हिस्सा है। क्या सममित वाली बात क्लियर हुई क्या, क्या सममित वाली बात क्लियर हुई क्या? देखो इसको, तब तक मैं सोचता हूँ कोई छोटा तरीका है क्या संभव यहाँ पर। b 2b का मान अगर अपन 5k माइनस 2a माइनस b रख दें तो हो जाता है। लास्ट में जाकर तुमने किसका मान रखा, b का मान फिर से रखा, देखते हैं, थोड़ा तो कठिन हो गया, थोड़ा तो कठिन हो गया, सर दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो उससे क्या मिल गया तुमको, इसको अगर x बोल दें, x 5 का हिस्सा है। नहीं समझ में आया, देखते हैं अभी कितने लोगों को आया है, 86%। देखो एक बहुत बढ़िया बात हम लोगों को बताई है अभी कमेंट में मैंने देखी कि सममित के लिए सर ऐसा कर लो, कैसा कर लो, ध्यान से सुनना भैया, जिनको पिछला समझ में नहीं आया वो भी और जिनको समझ में आ गया वो भी, ये अपन ने मानते हैं। अगर ये मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस 3b 5 का गुणज है ना, हमको चेक क्या करना है कि b, a इस संबंध का हिस्सा है कि नहीं है, b, a इस संबंध का हिस्सा है कि नहीं है, अर्थात 2b प्लस 3a ये 5 का गुणज है या नहीं है, ये 5 का गुणज है या नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मैं 2b प्लस 3a को x मान लेता हूँ, है ना। अब हमको ये सिद्ध करना है कि x 5 का गुणज है या नहीं है ना। अगर x 5 का गुणज आ गया मतलब 2b प्लस 3a 5 का गुणज हो गया, बोलो हाँ या ना, है ना। मैं बोल देता हूँ ये तो अपने मान लिया, अतः और हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ना। अब मैंने फिर से एक चीज मानी कि माना 2b प्लस 3a x है, अगर 2b प्लस 3a x है, इस चीज को मान लो समीकरण नंबर 1, ये अपन को दिया गया है, ये अपन ने माना है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे क्या मिलेगा, 2a प्लस 3b प्लस 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 5k प्लस x। ये कितना हो गया 5a प्लस 5b, और इस 5k को इधर भेज दो x, तो 5 कॉमन ले ले तो क्या आ गया a प्लस b माइनस k, मतलब x क्या आ गया अपना 5 का गुणज आ गया। और x क्या चीज थी, x क्या चीज थी, x क्या था 2b प्लस 3a था, अतः 2b प्लस 3a जो है, 2b प्लस 3a जो है ये भी 5 का गुणज है, अर्थात b, a भी संबंध का हिस्सा होगा। बताओ कितनी बढ़िया बात बताई, एक बार इस छात्र के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे, बहुत सुंदर बात बताई है, वेरी गुड वेरी गुड। मान रखे बेटा, मान गलत के लिए रखे जाते हैं, सही के लिए नहीं रखे जाते हैं। मैं था सर बताने वाला, लकी बोल रहा है वो था बताने वाला, तो अगर लकी ने बताया तो वेरी गुड लकी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, नाइस। मेथड नंबर 2 हो गया अपना सममित के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा
86% के बाद जो 14% बचे हुए थे, हाँ बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक दूसरे से सीखा करो, एक दूसरे की मदद किया करो, कम्युनिटी पे जो भी आंसर डाले उनका तुम आंसर दिया करो। कोई पूछ रहा है बेचारा तो मदद करो ना, तुम्हें आता है तो तुम हेल्प करो उसकी, तुम्हें खुद को भी सीखने को मिलेंगी 4 बातें, किसी और की भी हेल्प होगी। बहुत सुंदर, समझदार तो है लोग यहाँ पर। अब आते हैं अपन तीसरा और आखिरी संक्रामक पर। संक्रामक, अपन मान लेते हैं कि a, b संबंध का हिस्सा है एवं b, c भी संबंध का हिस्सा है। ये दोनों चीजें मान ली अपन ने, यानी कि 2a + 3b ये 5 का गुणज है, और क्या भी मान लिया 2b + 3c ये भी 5 का गुणज है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि क्या a, c भी इस संबंध का हिस्सा होगा, अर्थात 2a + 3c भी क्या 5 का गुणज आएगा क्या, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो 1 मिनट का समय लो और सोचो कैसे कर सकते हैं, है ना। 1 मिनट का समय लो और सोचो कि कैसे करें इसको। यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, 2a + 3c, 2a + 3c तक कैसे पहुंचे, किस चीज को हटाना है, किस चीज को हटाना है, बी को हटाना। अगर ये है और ये है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, 1 और 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2a + 3b + 2b + 3c = 5k + 5 लैम्डा। 2b + 3b कितना हो गया, 5b हो गया, 5b + 3c, 5k + 5 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा, 2a + 3c, इस 5b को इधर भेज दो तो 5k + 5 लैम्डा - 5b, तो 2a + 3c कितना हो जाएगा, 5 गुणा k + लैम्डा - b, अर्थात 2a + 3c भी किसका गुणज आ गया, 5 का गुणज आ गया। अर्थात ये बात सत्य हो गई कि अगर ऐसा है एवं ऐसा है तो ऐसा भी होगा, और ऐसा भी होगा तो ये भी होगा, और ये भी होगा, मतलब ये एक तुल्यता संबंध है। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया। अब जाके अपना होमवर्क वाली चीजें खत्म हुई है, अब जाके अपनी होमवर्क वाली चीजें खत्म हुई है। लगभग 1 घंटा हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया है। अब समझ लो तुम जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होगा उन लोगों को कितना मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए बोलता होमवर्क किया करो भैया, होमवर्क नहीं करोगे, जो क्लास में सवाल दिए हैं वो नहीं करोगे तो दिक्कतें तो आनी ही हैं, दिक्कतें तो आनी ही हैं। क्या आना है, दिक्कतें आनी है, ठीक है। ठीक है, 93%, गुड। चलिए अब कहानी को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। और दो छोटे छोटे संबंध हैं जो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं। प्रति सम्मित संबंध क्या कहता है कि यदि a, b बिलोंग्स टू r, यदि a, b संबंध का हिस्सा है एवं b, a भी संबंध का हिस्सा है तो ये केवल और केवल तभी होगा जब a = b हो, ये केवल और केवल तभी होगा जब a = b हो। ठीक है, बस ऐसे ही परिभाषा की तरह याद कर लो इसको, इसका आगे पीछे कोई कभी नहीं आने वाला, कहीं नहीं है, ये हल्का फुल्का सा एक नाम की तरह है जो लिख लो साइड में कि अगर ये भी संबंध का हिस्सा है ये भी संबंध का हिस्सा है, दिस इंप्लाइज कि a = b होगा। अगर ये भी संबंध में है ये भी संबंध में है तो ये मान लो कि a = b होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिलोम संबंध, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही है, इसमें थोड़ा सा समझना। प्रतिलोम संबंध क्या होता है कि यदि r एक संबंध है a, b जो कि किस पर परिभाषित है, समुच्चय a पर परिभाषित है, और यहाँ पे जो भी कंडीशन दी हुई होगी वो दी हुई होगी, है ना, a व b पर प्रतिबंध ऐसे मान लो दिया गया है तुम लोगों को। एक उदाहरण लेता हूं, पहले एक उदाहरण लेता हूं। क्या उदाहरण है कि मान लीजिए समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 और इस पर एक संबंध है, जो संबंध के अवयव क्या क्या है, 1 2 1 3 2 3, तो इसका प्रतिलोम संबंध आर का प्रतिलोम संबंध क्या होगा, आर इनवर्स। ऐसे इसको दिखाते हैं, इन सबको उल्टा करके लिख दो तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, 1 2 का उल्टा 2 1 होगा, 1 3 का उल्टा 3 1 होगा, और 2 3 का उल्टा 3 2 होगा। बस इतनी सी बात है। वापस से जनरल रूप में आता हूं तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, b, a हो जाएगा, जहां a और b वहीं से आते हैं, और ये जो प्रतिबंध था वही का वही प्रतिबंध यहां पर भी रहने वाला है। मतलब जिस प्रतिबंध से ऊपर की चीजें आई थी उसी प्रतिबंध से तुम्हें a, b निकालना है और उसको रिवर्स करके लिख देना है, उसको रिवर्स करके लिख देना है। अगर चाहो तो इसको b व a पर प्रतिबंध भी लिख सकते हो कि जो प्रतिबंध ऊपर। अब इतना कंफ्यूज नहीं होना है, तुम तो ये मान लो कि ऊपर अगर a, b था तो यहाँ पर b, a आ जाएगा। जब भी प्रतिलोम निकालना हो पहले ये संबंध निकालो, उसको रिवर्स करके लिख दो। कर लोगे क्या ये काम, बताओ क्या ये काम कर लोगे क्या, कितने लोग प्रतिलोम निकाल लेंगे, प्रतिलोम संबंध निकाल सकते हो क्या, यदि r ऐसा है तो इसका प्रतिलोम कैसा होगा, ये निकल जाएगा क्या, बताओ फटाफट, यस ओके 100% क्लियर। कितने लोग प्रतिलोम संबंध निकाल सकते हैं, जिस सवाल देखो, ये मनीष यादव को देखो, ओ माय गॉड, प्रतिलोम संबंध निकाल लोगे क्या भैया। एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बाकी है अभी, इसलिए फटाफट बोल रहा हूँ मैं, ये छोटी छोटी मगर छोटी बातें, ये मोटी बातें नहीं है, छोटी ही है, निकाल लोगे तुम, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रतिलोम संबंध तुम आसानी से निकाल सकते हो। ये रहे सवाल, फटाफट से इनके प्रतिलोम संबंध निकालो, है ना। पहले वाले का मैं निकाल देता हूँ, दूसरे और तीसरे के लिए पहले तुम्हें संबंध खुद निकालना पड़ेगा। आर इनवर्स, इसको ऐसा करते हैं 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो R1 इनवर्स तो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये उल्टा 2 1 3 1 3 2 2 3 और 5 6 का 6 5। दूसरा, अब दूसरे के लिए पहले R2 खुद निकालना पड़ेगा। R2 निकालो, R2 क्या होगा, एक्स वाई इसमें है, एक्स वाई प्राकृत संख्याएं हैं और ऐसी प्राकृत संख्याएं ढूंढनी है कि x + 2y 8 हो। पहले r निकालना ही अपने आप में टास्क है। r कैसे निकालें, R2 क्या कहा गया है कि x, y लाओ जहां x और y क्या हो, प्राकृत संख्याएं हो, और x + 2y कितना हो, 8 हो, x + 2y कितना हो, 8 हो। इसका मतलब क्या हुआ, x = क्या हो गया, 8 - 2y, 8 - 2y। तो एक एक करके y रखते जाओ और x देखते जाओ क्या क्या हो सकता है ना। अगर y में लिखूं
y इज इक्वल टू 1 लिखें तो x कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो ये क्या बन गया x कॉमा वाई क्या बन जाएगा 6 कॉमा 1। फिर 2 रखा अगर तो 2 दूनी 4 ये आ जाएगा 4 4 कॉमा 2। फिर 3 रखा 3 दूना 6 ये हो जाएगा 2 2 कॉमा 3 और 4 रखा तो ये हो जाएगा 0 लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। 5 5 रखोगे तो आ जाएगा -2 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। अर्थात R2 जो आ रहा है R2 क्या क्या आएंगे R2 में 6 1 4 2 2 3 ये R2 में होंगे और R2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 6 2 4 3 2। बताओ अगर जिन लोगों ने सही में संबंध के सवाल किए होंगे, संबंध की डीपीपीस की होंगी, संबंध के क्लास के क्वेश्चन किए होंगे, उन्हीं को ये चीज की हवा लगेगी कि संबंध कैसे निकालते हैं, इस कंडीशन से संबंध कैसे निकाला हमने। y का मान रख लिया हमने कुछ उसके संगत x का मान निकालते चले गए। y इक्वल टू 1 रखा x 6 आ गया, ऐसे करते हुए चेक करते चले गए। बोलो जिन लोगों को ये भी हो गया है क्लियर वो तीसरा करना स्टार्ट करें। R3 कहाँ से कहाँ में परिभाषित है ये 11 12 13 से 8 10 12 और ये x यहाँ से आएंगे और y यहाँ से आएंगे। हमको कौन कौन से अवयव चुनने हैं जिसमें y इज इक्वल टू x माइनस 3 हो। इस बार x वहां से आ रहा है, x को 11 रखो 12 रखो 13 रखो। 11 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 8 9 और 10 95%। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो R3 इससे इसमें परिभाषित है। प्रथम अवयव इससे आएगा, द्वितीय अवयव इससे आएगा। जो y इज इक्वल टू x माइनस 3 यानी कि x इससे आएगा y इससे आएगा। यहाँ से x लाना है, यहाँ से y लाना है। ऐसे x प्लस y लाने हैं, x और y लाने हैं कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 हो। इस बार x का मान रखते जाएंगे अपन, y पता करते जाएंगे। x कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। x इक्वल टू 11 रखोगे तो y इक्वल टू 8 हो गया यानी कि 11 8 हो गया। ठीक है बहुत बढ़िया। 12 रखोगे तो 9 हो जाएगा 12 9 लेकिन 9 तो यहाँ पर है ही नहीं। y कैन नॉट बी इक्वल टू 9 मतलब ये वाला क्रमित युग्म नहीं ले सकते। x 13 रखा तो y कितना आ गया 10 तो 13 10 ये तुम ले सकते हो क्योंकि 13 अपना x में भी है और y में 10 भी है। अतः R3 जो आएगा वो क्या क्या आएगा दो ही अवयव आएंगे 11 8 और 13 10 11 8 और 13 10 और R3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 8 11 और 10 13। बताओ हाँ क्या बात समझ में आई है फटाफट बताओ भैया और भी बातें करनी है फटाफट बताओ क्या बात समझ में आई है। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है हाँ जब जब चैप्टर खत्म होगा तब तक थोड़ी दिक्कत होगी। ये मान लो कि इससे इसमें परिभाषित किया है x जो आना है वो इस पहले समुच्चय से आएगा x 11 12 13 में से आएगा वो y 8 9 10 में से आएगा y बिलोंग्स टू 8 10 12। ऐसे अवयव चुनने हैं ऐसे क्रमित युग्म x, y चुनो ताकि y इक्वल टू x माइनस 3 हो। तो 11 8 के साथ जुड़ जाएगा 12 9 के साथ जुड़ता हुआ है नहीं 13 10 के साथ जुड़ जाएगा मतलब 11 और 8 देख लो x माइनस 3 इसमें से 3 घटाओगे y आ गया 13 में से 3 घटाओगे 10 आ गया 8 ये होगा और सही आ जाएगा। ठीक है कठिन चीजें हैं मजाक की बात नहीं चल रही है कठिन चीजें हैं। ठीक है अब एक और छोटी सी चीज मैं बता देता हूं तुमको जो फिर से याद रखने की बात है। यहां ऊपर लिख लो यदि a में n अवयव हैं n अवयव हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय a इज n तो और फिर ये सारी चीजें आएंगी। अब ये अभी नहीं लिखना है तुमको ये याद करना है। इसमें लगी हुई है बहुत सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय। अगर इनको प्रूफ करने जाएंगे तो अभी हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा उद्देश्य अभी संबंध के कॉन्सेप्ट सीखने का है ना कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल करने का। क्रमचय संचय को लेकर वैसे ही हमारे सिस्टम हिले हुए हैं हमारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। अगर अभी हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में घुसेंगे तो जितना संबंध सीखे हैं ना वो भी भूल जाएंगे और इसके साथ साथ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी भूल जाएंगे। तो अभी के लिए मेरा आप लोगों को सुझाव यही है कि पहले इसको याद कर लो यूज करना चालू करो क्योंकि अगर मैंने इसको समझा भी दिया कि कैसे आया तो भी तुमको याद तो करना ही पड़ेगा। हर बार प्रूफ तो करने बैठोगे नहीं है ना। तो अगर तुम चाहो तो भी मैं अभी प्रूफ नहीं बताऊंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज प्रूफ ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े भारी भी नहीं है। जिसकी इच्छा हो कि इसका प्रूफ कैसे हुआ है तो वो कभी अलग से बैठेंगे अपन तुम्हें बता दूंगा नहीं तो जाके अपना सर्च कर लो समझ लो। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है कि सारा होमवर्क हो गया सारे डीपीपी हो गए सारे क्लास के सवाल हो गए अब हम क्या करें तो जाके वो इसका प्रूफ ढूंढेंगे। नहीं तो अभी इसका प्रूफ ढूंढने की भी कोशिश मत करना याद कर लो। डायरेक्ट सवाल आएगा तो डायरेक्ट का डायरेक्ट यूज कर लेना और कुछ मत करना। ठीक है अभी एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताता हूं जहां हम लोगों का बहुत ज्यादा दिमाग यूज होगा जैसे कि ये सवाल है ना। अब अगर कोई सही में समझना चाहता है तो अभी के लिए वो कॉपी बंद करके साइड में लिख दो रख दो क्लास के बाद लिखना। अभी लिखने की अगर किसी ने कोशिश की इधर से उधर भी देखा या तुम्हारी क्लास चल रही इधर से इधर आया ना इतनी देर में तो रायता फैल जाएगा और फिर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है समझना इस सवाल को केवल और केवल समझदार लोगों के लिए है। मतलब समझदार लोग मैं उनको बोलता हूं जो पढ़ाई कर रहे हैं और सिंसियर है। ठीक है किसको बोलता हूं मैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और सिंसियर और किसी को समझदार में नहीं बोलता हूं। तो ध्यान से सुनना अभी तक की कहानी क्या थी। एक समुच्चय होता था मान लीजिए इस समुच्चय में अपना ए बी सी डी है तो ए क्रॉस ए कैसे लिखते थे अपन या तीन ही रखता हूं अभी। ए क्रॉस ए में क्या आता था ए क्रॉस में ए में अपना आता था ए के साथ ए बी के साथ ए सी के साथ फिर बी ए के साथ फिर बी बी के साथ। लिखने की कोशिश मत करना जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहना। इधर उधर गए तो एक भी सवाल समझ में नहीं आने वाला। ये हुआ करता था बोलो हाँ या ना बस बोल सकते हो तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। ये हुआ करता था। अब संबंध क्या होता था संबंध होता था इसका उपसमुच्चय मतलब इसमें से कुछ चीजें संबंध का हिस्सा हो जाया करती थी। इसमें क्या लिखते थे अपन ए कॉमा बी लिखते थे जहां ए अपना कहां से आता था पहले समुच्चय से बी कहां से आता था वो भी पहले समुच्चय से आता था और कुछ शर्तें लगा दी जाती थी है ना। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जब हम लोग स्वतुल्यता की जांच करते थे तो हम लोग देखते थे कि ए रिलेटेड टू ए है या नहीं मतलब प्रथम अवयव से रिलेटेड है या नहीं है। जब हम लोग सम्मितता की जांच करते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है। ये अपन मानते हैं कि ए कॉमा बी इससे रिलेटेड है ए रिलेटेड टू बी है और अपन क्या चेक करने चले जाते थे कि बी रिलेटेड टू है या नहीं।
ये है या नहीं, यही चीज चेक करने जाते थे अपन। अब संक्रामक, संक्रामक में क्या करते थे अपन, ए रिलेटेड टू बी एवं बी रिलेटेड टू सी, ये मानते थे और फिर क्या चेक करने जाते थे कि ए रिलेटेड टू सी है या नहीं। यहां तक की बात अभी तक मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होगी, बोलो हाँ या ना। इसके जो भी अवयव होते थे उससे ए क्रॉस ए बनाते थे, क्रमित युग्म में सारे संभव क्रमित युग्म होते थे, उन क्रमित युग्मों में से कुछ क्रमित युग्म अपने संबंध में होते थे जो जो किसका पालन कर रहे हो, दी गई शर्त का पालन कर रहे हो, और जांच करने के लिए अपन ए का ए से, ए का बी से मान के, फिर बी का ए से, ए का बी से एवं बी का सी से मान के ए का सी से है या नहीं ये पता करते थे। इतनी बात सभी लोगों को पता है या नहीं है, पहले इस पे मुझे कंफर्मेशन दे दो कि हाँ सर ये बात हम लोग जानते हैं, यही अभी तक संबंध में हमने पढ़ा है, यही अभी तक संबंध में हमने पढ़ा है। इसके बाद में आगे की कहानी बताऊंगा तुमको। अब लिखने की कोशिश मत करना, लिखने की कोशिश की तो रायता फेल जाएगा, मेरे माथे मत आना फिर, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पता है 96% को ये बात पता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यहां अवयव सिंगल सिंगल अवयव थे, एबीसी थे या नहीं थे, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस एबीसी की जगह, इस एबीसी की जगह पी क्यू आर कर दूं तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से क्रमित युग्म बनने लग जाएंगे। पी 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 क्यू पी आर, क्यू पी क्यू 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 आर, आर पी आर क्यू आर आर, बोलो हाँ या ना। यहां पर भी क्या आ जाएगा, पी और क्यू आ जाएगा। पी और क्यू कहां से आएंगे, ए से आएंगे। आप किसकी तुलना करोगे, प्रथम अवयव की प्रथम अवयव से करोगे। पी और क्यू को मान लोगे और फिर क्यू और पी है या नहीं है ये चेक करोगे। यहां पी और क्यू मान लोगे, क्यू और आर मान लोगे और फिर ये चेक करोगे पी और आर है या नहीं है। पी और क्यू मान लोगे, क्यू और आर मान लोगे और ये चेक करोगे पी और आर है या नहीं। नाम में कुछ रखा है क्या, कुल मिला के भावनाएं क्या है हमारी। जब हम लोग स्वतुल्यता चेक करते हैं तो क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले अवयव से रिलेटेड है या नहीं है ये चेक करते हैं। सम्मित में हम लोग पी और क्यू को मान लेंगे और उसका उल्टा चेक करने चले जाएंगे। सम्मित में पी क्यू क्यू आर मान लेंगे और पी आर चेक करने चले जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कुल मिला के समझना ये है, कुल मिला के समझना ये है, इसको हटाएंगे कैसे भैया। कुल मिला के समझना ये है कि क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले अवयव से अगर रिलेटेड होगा तो उसको स्वतुल्य कह देंगे। ध्यान से सुनना इस लाइन को, इस लाइन को ध्यान से सुनना जो भी बोलने वाला हूं मैं। अगर क्रमित युग्म का पहला अवयव स्वयं से संबंधित होगा स्वतुल्य हो जाएगा। क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे से संबंधित है और दूसरा भी पहले से तो सम्मित हो जाएगा। पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से है और पहला भी तीसरे से हो गया, संक्रामक हो जाएगा। क्रमित युग्म कहां से आता है, क्रमित युग्म का पहला अवयव भी समुच्चय ए से आता है, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव भी समुच्चय ए से आता है। ए में क्या दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, इसलिए ये इस हिसाब का बन रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर ए समुच्चय इस हिसाब का दे दिया जाए, ए समुच्चय कैसा दे दिया जाए, ए समुच्चय में दे दिया जाए, ए समुच्चय के अंदर ही क्रमित युग्म दे दिए। ए समुच्चय में ये चीजें लिख दी, ए बी बी सी, मान लो ए बी सी यहां पे था, एक बनाया अपन ने ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए लिख रहा हूं मैं फिर से, है ना। ए क्रॉस ए क्या था अपना, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी, है ना। अब एक समझदार आया, उसने बोला कि मैं ना इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करूंगा। उसने बोला माना बी इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, और जो संबंध मैं डिफाइन कर रहा हूं ना वो बी से बी में कर रहा हूं, बी से बी में कर रहा हूं, अर्थात किस में कर रहा हूं, बी क्रॉस बी का उपसमुच्चय बना रहा हूं। अब मुझे बताओ बी क्रॉस बी में क्या दिखेगा, बी क्रॉस बी में क्या दिखेगा, बी क्या है, ये रहा बी, बी क्रॉस बी में क्या आएगा, इसका पहला अवयव ए कॉमा ए, ये इसी के साथ ए कॉमा ए के साथ, फिर ए कॉमा ए कॉमा बी के साथ। ऐसे करते हुए क्रमित युग्म बनेंगे क्या बी क्रॉस बी में। कितने लोग बी क्रॉस बी को विजुलाइज कर पा रहे हैं, कितने लोग बी क्रॉस बी को विजुलाइज कर पा रहे हैं। बी क्रॉस बी में क्या होगा, ये पहला अवयव, बी क्रॉस बी में क्या होगा बताओ, बी क्रॉस बी में क्या होगा, क्रमित युग्म होंगे। ध्यान से सुनते रहना, बी क्रॉस बी में क्या होगा, क्रमित युग्म होंगे। इस क्रमित युग्म का पहला अवयव कहां से आएगा, बी से आएगा। बी में क्या है, ए कॉमा ए है, तो पहला अवयव ए कॉमा ए आ गया। बी क्रॉस बी में क्या होगा, क्रमित युग्म होगा, उसका दूसरा अवयव भी कहां से आएगा, वो भी बी से आएगा, उसमें भी क्या हो गया, ए कॉमा ए हो गया। इसी प्रकार से एक और क्रमित युग्म बनेगा, ए कॉमा ए के साथ इसका दूसरा अवयव आ सकता है, ए कॉमा बी। ऐसा होगा क्या, ये बताओ मुझे, क्या बी क्रॉस बी इस टाइप का दिखेगा क्या। कितने लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, कितने लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा अभी बता रहा हूं, इससे क्या होगा, कितने लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं एक अलग डायरेक्शन से समझाऊंगा। इसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं एक अलग डायरेक्शन में समझाऊंगा। थोड़ा सा तो सोचना एक्स्ट्रा पड़ेगा, 91% मान रहे हैं, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, ये चीज अगर तुम समझ गए हो तो मेरा काम 50% हो गया है। अब बचा हुआ 50% में तुम्हें समझाता हूं जो कि जरूरी काम है। ये राज की बातें थी, ये बैक ऑफ द स्टोरी था, ये आत्मा के शांति के लिए मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो इसको मैं हटाता हूं यहां से। अगर तुम्हारे सवाल में, ध्यान से सुनना भैया, यदि सवाल में यह दिया गया हो कि संबंध आर एन क्रॉस एन पर परिभाषित है, या हो सकता है इंटीजर क्रॉस इंटीजर पर परिभाषित बोल दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि वास्तविक संख्या क्रॉस वास्तविक संख्या पर परिभाषित है ना। सीधा सीधा एक समुच्चय पर ना परिभाषित होकर, यहां पर ये आर किस पर परिभाषित है, आर यहां आर ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है। यहां संबंध केवल सिंगल अवयवों पर परिभाषित था, यहां संबंध एक क्रमित युग्म पर परिभाषित है। तो स्वतुल्यता की जांच के लिए
क्या करना होगा, देखना, ध्यान से सुनना, अब वो चीज काम में आएगी। यहां हम क्या बोलते थे कि ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए क्यों बोलते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक सिंगल अवयव था, एक सिंगल अवयव था, एक सिंगल अवयव था। यहां यह संबंध जिस पर परिभाषित है n क्रॉस n से n क्रॉस n पर परिभाषित है, एक क्रमित युग्म से दूसरे क्रमित युग्म पर परिभाषित है। तो स्वतुल्यता की जांच के लिए हमें क्या जांच करना पड़ेगा कि यह क्रमित युग्म स्वयं से रिलेटेड है या नहीं है। यहां पर जैसे एक अवयव की जांच एक अवयव के साथ की जाती थी, जब ऐसी चीज दे दी जाए तो एक क्रमित युग्म की जांच उसके क्रमित युग्म से की जाएगी। सम्मितता के लिए क्या करोगे, सम्मित के लिए क्या करोगे, यहां हमने क्या किया था, एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है तो दूसरा पहले से है कि नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे, यह मान लेंगे कि पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित युग्म से संबंधित है और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि अब दूसरा क्रमित युग्म पहले क्रमित युग्म से संबंधित है या नहीं है। इसी प्रकार से संक्रामकता के लिए क्या करेंगे, अभी मैं सवाल से भी समझाऊंगा बेटा, है ना। संक्रामकता के लिए क्या करेंगे, संक्रामकता के लिए ये करेंगे कि पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित युग्म से संबंधित है एवं दूसरा क्रमित युग्म तीसरे क्रमित युग्म से संबंधित है। तो हमें यह जांचना है कि पहला क्रमित युग्म तीसरे क्रमित युग्म से संबंधित है या नहीं है। सिंपल सी बात है, यहां जो सिंगल अवयव होता था वो अब क्रमित युग्मों से रिप्लेस कर दिया गया है। इस बात को तुम लोग बाद में लिख लेना, अभी मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना, इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये एक सवाल है, कैसे पता चला हम लोगों को, यहां लिखा हुआ है कि R समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध है। जैसे ही ये बात समझ दिखेगी तुम समझ जाना कि यहां क्रमित युग्म का क्रमित युग्म से संबंध पता करना है। और क्या लिखा हुआ है कि A, B रिलेटेड टू C, D यदि इस संबंध का पालन करता है तो। पहले हम लोग क्या लिखते थे कि A रिलेटेड टू B यदि A इज इक्वल टू B। ये ठीक उसी प्रकार की चीज मान सकते हो कि पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित युग्म से संबंधित तब माना जाएगा जब इसका पहला अवयव इसके दूसरे अवयव से और इसका दूसरा अवयव इसके पहले अवयव से योग बराबर हो। अब यहां पर जब मुझे स्वतुल्यता की जांच करनी है, सवाल कैसे करना है वो समझा रहा हूं। स्वतुल्यता की जांच अगर करनी है तो कैसे करोगे, A, B रिलेटेड टू A, B है या नहीं। अब बताओ ये होगा या नहीं होगा, कैसे करना है हमको। दो क्रमित युग्म संबंधित कब माने जाते हैं, जब पहले का पहला और दूसरे का योग, यानी कि इसका पहला इसके दूसरे से A प्लस B बराबर इसका दूसरा इसके पहले से, यानी कि B A से। तो क्या A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A है, तुम बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। हाँ स्वतुल्य है, समझ गया क्या बात को। वहां A को A से संबंधित करते थे, यहां A, B को A, B से कर देना। इसी प्रकार से दूसरा बता रहा हूं, ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुमको। सममित के लिए क्या करोगे कि माना A, B रिलेटेड टू C, D है, और हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या C, D भी A, B से रिलेटेड है क्या। अब देखो, अगर ये हमने मान लिया तो इसका मतलब इसका पहला इसके चौथे का योग इज इक्वल टू इसका दूसरा इसके पहले के योग के बराबर होगा क्या, बोलो हाँ होगा। अब इससे ये चीज तक पहुंच सकते हो क्या, ये कब सत्य होगा, जब इसका पहला इसके दूसरे का योग और इसका दूसरा इसके पहले के योग के बराबर हो। क्या ये चीज इस बात को इंप्लाई करती है क्या, यहां क्या लिखा हुआ A प्लस डी, B प्लस सी, अर्थात ये माना था मतलब ये चीज थी, ये चीज मतलब ये चीज होगी और ये चीज मतलब ये चीज होगी। इसका मतलब ये सम्मित भी क्या हो गया, सम्मित भी है। बताओ ये पहली दो चीजें समझ में आई क्या, कितने लोगों को पहली, अरे ये गलत पोल चला गया, स्टॉप हो जा भाई मेरे, ले आंसर चाहिए था देखो, कितने लोगों को ये दो चीजें समझ में आ गई बताओ, क्रिस्टल क्लियर। अब इस हिसाब से अगर संक्रामक की जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, संक्रामक की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि A, B C, D से रिलेटेड है एवं और क्या मानेंगे कि C, D जो है वो E, F से रिलेटेड है, और फिर यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि क्या A, B E, F से रिलेटेड है या नहीं है। सर सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां दिया गया है कि पहला क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म से तभी संबंधित माना जाएगा जब इसका पहला इसके दूसरे से और इसका दूसरा इसके पहले से योग बराबर हो। इजी पीजी, वाह भाई, मुझे तो पता लगा, मुझे लग रहा था कि थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन यहां तो जनता समझदार है। अब संक्रामक में पहला क्रमित युग्म इससे बराबर, मतलब A प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस सी होगा। अरे भाई ये क्रमित युग्म इसके बराबर कब मानेंगे, जब पहला इसके दूसरे से इसका दूसरा पहले से होगा, एवं ये इसके बराबर कब मानेंगे, जब C प्लस F यानी कि इसका पहला इसका दूसरा इज इक्वल टू इसका दूसरा इसका पहले से बराबर हो। और ये वाली चीज कब सत्य होगी, ये वाली चीज होगी जब A प्लस F इसका पहला इसके दूसरा और इसका दूसरा इसका पहला ये हो। तो क्या इन दोनों का यूज करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं क्या, इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूं, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें और इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें और 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा बताओ। इधर कर देता हूं मैं सॉल्व, 1 प्लस 2, तो बायां पक्ष जुड़ जाएगा A प्लस D प्लस C प्लस F, दाएं पक्ष में क्या आ जाएगा B प्लस C प्लस D प्लस E। क्या बनेगा इससे, देखो D इधर भी है, D से D कट गया, C से C कट गया, A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E, है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें अपन, तो यही तो लिखना था, A इसका पहला इसके चौथे से, भाई हो गया, बस यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये और ये मान लिया, इससे ये सिद्ध हो गया, A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E, अर्थात ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। बोलो क्या संक्रामक भी समझ में आ गया क्या, फटाफट बताओ क्या संक्रामक, ये मान लिया पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित युग्म से संबंधित होगा, ऐसा होगा तो दूसरा तीसरे से संबंधित होगा, ऐसा होगा तो अगर ये दोनों सत्य है तो फिर ये भी सत्य होगा, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ते ही मिल गई, ये दोनों अगर सत्य है तो ये भी सत्य हो गया, ये सत्य हो गया मतलब ये संबंधित है, ये संबंधित है मतलब ये संक्रामक हो गया। बोलो क्लियर है क्या। हलवा था, हलवा तो नहीं था बेटा, ये तो मत बोलो, उपमा तो था, थोड़ी तो मेहनत है, हलवा तो नहीं है, हलवा तो नक्को, हलवा तो नहीं है 94%। अब इस हिसाब से फटाफट से ये वाला सवाल करो, है ना। सिमिलर चीजें तुमको करनी है, यहां मैं लिख के छोड़ देता हूं कि स्वतुल्य में क्या जांचना होता है हमको कि पहला क्रमित युग्म पहले क्रमित युग्म से संबंधित है या नहीं है, ये छोटी सी चीज है। दूसरा सममित में पहला क्रमित युग्म अगर दूसरे क्रमित युग्म से संबंधित है तो बताओ कि दूसरा पहले से संबंधित होगा या नहीं होगा। और संक्रामक में हम लोग दो चीजें मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि A, B C, D से रिलेटेड है एवं C, D E, F से रिलेटेड है, और हमको ये चेक करना है कि A, B E, F से रिलेटेड है या नहीं है। तो कैसे करें, यहां पे क्या कहा गया है कि ये रिलेटेड तब माना जाएगा जब पहले का गुणा दूसरे के साथ और दूसरे का गुणा पहले के साथ बराबर हो। यहां पर पहले का गुणा दूसरे के साथ AB होगा और दूसरे का गुणा पहले के साथ B है होगा, तो ये सत्य बात है, और जब बात सत्य होती है तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य ये है। सम्मित पर आता हूं, सम्मित में अगर तुम ये कह रहे हो कि ये दोनों रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मतलब पहले का गुणा इसके साथ AD
इज इक्वल टू इसका गुना इसके साथ BC ये होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, ये सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि CB इज इक्वल टू DA है या नहीं है। तो क्या इससे यहां पहुंच सकते हो क्या? तो पहुंच सकते हो। देखो AD को रिवर्स करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, और BC को रिवर्स करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। यानी कि ये होना, अगर ये माना तो मतलब ये बात सत्य थी, ये बात सत्य थी तो ये सत्य, ये सत्य मतलब ये सत्य, और ये सत्य तो ये सत्य, मतलब ये सम्मित भी हो गया। बोलो हाँ या ना। वो बताओ अगला लास्ट वाला तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, संक्रामक है या नहीं है, स्वतुल्य है। दीपक कुमार बालिया, ज्ञानोदय, सब क्लियर है। हाँ भैया ध्यान से सुनोगे सब कुछ क्लियर ही क्लियर रहेगा। विधायक जी बोल रहे हैं मास्टर जी छुट्टी कर दो, तो तुम तो स्वतंत्र हो ना। इसका पहला इसके दूसरे से AD इज इक्वल टू BC होगा, एवं साथ के साथ CF इसका इससे CF इज इक्वल टू DE होगा। और ये कब सत्य होगा, जब AF इज इक्वल टू BE होगा। तो बताओ ये दोनों का अगर गुणा करें, गुणा कर दो, ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, 1 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा, ADCF इज इक्वल टू BCDE। क्या क्या कट गया, D से D कट गया, C से C कट गया, यहाँ आ गया AF इज इक्वल टू BE, और AF इज इक्वल टू BE है तो फिर ये भी हो जाएगा, तो संक्रामक भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। B की जगह D होगा, कहाँ पर, ABCD CDAB, ABCD CDEF ABEF, सही तो है, सब सही है। इसको और रिवर्स कर दिया, आप पहुंच गए। थोड़ा सा भैया कहाँ पे लेकर कह रहे हो B की जगह D होगा, थोड़ा आगे पीछे भी तो बताओ महाराज। हो जाएगा केवल तुल्यता। समझ में आ गया क्या? कर पाओगे अब इस टाइप के सवाल, इस प्रकार के सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ऐसा होमवर्क देके जाऊंगा मैं, उनको करने की कोशिश करना। 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क और आंसर भी हटा दे रहा हूं मैं, इनके बारे में सोचना। ये वाला और ये वाला दोनों ही प्रीवियस ईयर के सवाल, एक 24 का और एक ये और 23 का, ठीक है। 95% तो बोल रहे हैं, देखो अब क्या होता है ना। तो होमवर्क क्या है तुम्हारा, रिवाइज कंप्लीट रिलेशन, सेकंड रीड वेवी कर्व, तीसरा कंप्लीट DPP1 एंड DPP2। बस इतना सही बात है, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूं मैं। क्लास के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, क्लास क्वेश्चंस, रिवाइज कंप्लीट रिलेशन।